हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो आप लोगों के कमेंट थे कि जो 12वीं के साथ स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 12वीं के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इंटरव्यू करिए कि वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो अभी मैं हूँ गेम चेंजर ISPCS अकेडमी में, जो कि देहरादून में है। वहाँ के स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये 12वीं में हैं और ये शायद ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है। तो इनसे जानेंगे कि ये क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, इनका क्या मोटिवेशन था। और जैसा कि गूगल और यूट्यूब की अवेलेबिलिटी के कारण आजकल स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा जागरूकता हो जाती है। वो स्कूल टाइम से ही अपने करियर के बारे में या यूं कहें अपने गोल के बारे में सोचने लग जाते हैं या फिर उस पर वर्क करने लग जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में सोचते थे कि अब हमें इस जॉब के लिए प्रिपेयर करना है या फिर यूपीएससी के लिए। तो इस वीडियो में हम इनसे बात करेंगे और इनका एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। एंड आपके जो भी क्वायरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक राठौर है। किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज। कितने टाइम से कर रहे हो आप? मैं जब 7th-8th में था तब से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर हम आप बात करें तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला यूपीएससी की जर्नी में आने के लिए? मोटिवेशन की अगर बात करें तो जब मैं 7th-8th क्लास में था, जैसे कि मैंने बताया, तब हमारे वहाँ पे क्या हुआ, एक SDM आए थे। और वो आए थे इसलिए क्योंकि हमारे सामने घर था जो वहाँ पे एक लेडी ने सुसाइड कर लिया था। तो तब मेरी दीदी ने बताया सिविल सर्विसेज वाले लोग हैं जो कि अपना सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तब मुझे पता लगा कि मैंने फिर नेट पे सर्च किया कि ये क्या है, क्या काम करते हैं। तो तब से मुझे ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब सिविल सर्विसेज में ही जाना है। ओके, सो अभी आप क्या कर रहे हो ग्रेजुएशन में? अभी मैं ग्रेजुएशन में BBA कर रहा हूँ। और कौन से सेमेस्टर में हो? अभी मैं 2nd सेमेस्टर में हूँ। 2nd सेमेस्टर, ओके। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरवदीप कौर है। अभी आप कौन सी क्लास में? मैं 12th क्लास में हूँ। ओके, सो आपको क्या मोटिवेशन मिला कि आप यूपीएससी की जर्नी में आ गए? मेरा मोटिवेशन मुझे तब से मुझे अपने फादर से मिला है। मेरे फादर मुझे ये मोटिवेट करते थे कि तुम एज अ सिविल सर्विस या फिर एज अ मतलब कि कोई एक अच्छी लाइन में जाओ जहाँ पे तुम अपने देश का या फिर अपने ऐसे मतलब कि उन बच्चों को भी मोटिवेशन मिले आगे जाके। तो मैंने एज अ UPSC सिविल सर्विस का मतलब की लाइन चुनी। और मेरे फादर ये कहते हैं कि मतलब कि आज की जनरेशन है जो बाहर जाना चाहती है, कि बाहर ही सब कुछ है, कि आज के जो है 10th प्लस 12th प्लस करके सब बाहर जाते हैं। वो सोचते हैं कि बाहर ही सब कुछ है, कि कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। लेकिन फादर मेरे पापा ये कहते हैं कि अगर इंडिया में देखा जाए कि अगर हम यहाँ पे रह के अपने देश के लिए करें, वो बाहर कुछ नहीं है। तो मेरा यही मोटिवेशन है कि मुझे मेरा जो मोटिवेशन मिला पूरा सिविल सर्विस का पूरा मुझे मेरे फादर से मिला। ओके, आपका नाम? आशुतोष भट्ट। अभी आप क्या कर रहे हो? मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स BA कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। ओके, सो आपको कितना टाइम हो गया यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए? बेसिकली मैंने 12th के बाद से स्टार्ट कर दी थी। जी। तो ये लगा लो 12th के बाद से स्टार्ट कर दी थी, उसको बीच में लॉकडाउन हो गया था तब थोड़ा। ओके, सो किस चीज़ से प्रोत्साहित हो गया आप यूपीएससी की जर्नी में आए? मैं न्यू टिहरी से आता हूँ। न्यू टिहरी एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो मैं जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे पापा भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो हमारे नीचे जैसे जो फ्लैट्स हैं उनमें SDMs तो IAS ऑफिसर रहते हैं, PCS ऑफिसर्स भी रहते हैं। तो मतलब उनको देख के, मतलब उनके पावर को देख के, मीन्स पावर बहुत है इस सर्विस में, तो मुझे इस सर्विस में आना। सो आप इतनी जल्दी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी, तो ये क्या कारण थे आपके? देखिए, मेन ये है कि सिलेबस आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हो क्या? हाँ, वो तो निकलेगा। जी। तो ये बेसिकली ये है कि जितने जल्दी स्टार्ट करो सही है। एक तो सिलेबस बहुत बड़ा है, अब जितने जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद हम रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन से निकल सकता है पेपर। ओके, सो अभी तक आपने कितना सिलेबस कवर किया? अभी जैसे हमारी NCERTs तो हमारी चल रही हैं, ठीक है, और मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो चुकी है, मेडिवल हो चुकी है, एंशिएंट हो चुकी है। तो फिलहाल अभी तो इतना ही हुआ है। ओके, आप अपना नाम? देवराज तोमर। ओके, सो कब से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन 12th के बाद से स्टार्ट कर दी थी मैंने भी, और अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, पर अभी कंटिन्यूसी में है मामला। ओके, सो आपने एग्ज़ाम कब दिए 12th के? 12th के एग्ज़ाम मैंने दिए थे 2020 में दिए थे। ओके, सो आपका रिजल्ट कैसा रहा? रिज़ल्ट तो मेरा इतना कुछ खास अच्छा नहीं था। जी। ऐसा पेपर
मतलब Okay. इतना खास नहीं था पर सही था। ओके, सो आपको कब लगा कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं? यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए तो मैंने लगभग 10th से सोच लिया था कि मैं यूपीएससी करूँगा, निकालूंगा, सिविल सर्विस में जाऊँगा। बिकॉज मुझे मतलब क्या कहते हैं कि Motivation कहाँ से मिली? मोटिवेशन तो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे यूट्यूब वगैरह वीडियोस आती रहती हैं, जैसे टॉपर्स आते हैं, तो ऐसी एक मैंने वीडियो देख ली, इंटरव्यू आते हैं जैसे टॉपर्स के, तो वो देखी। उससे मैंने थोड़ी उसके बारे में मतलब इंटरनेट वगैरह से जानकारी ली। उससे पता लगा कि वो आईएएस ऑफिसर है क्या। मतलब मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि आईएएस ऑफिसर क्या होता है, कि कैसे बनते हैं डीएम, ये भी नहीं पता था। तो फिर मैंने उसमें इंफॉर्मेशन निकाली, कुछ पढ़ा उसके बारे में, पता चला कि क्या पावर्स हैं, क्या फेम्स है, आप कैसे एक अच्छी बेटर लाइफ जी सकते हो। ओके, सो अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया है, या अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा यूपीएससी का सिलेबस में? सर अगर मैं बात करूं कि सिलेबस की, देखिए सिलेबस क्या है इसका, मतलब काफ़ी डिटेल्ड सिलेबस है जो कि हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है। तो उसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, अपना एनसीईआरटी भी हमारी चली रही है। उससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे अभी आशुतोष ने बताया, वो हमने कवर कर ली है। और अभी एनसीईआरटी हमारी ज्योग्राफी की चल रही है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी काफ़ी हद तक कहीं तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। जी, ओके, सो आप अभी क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो, क्योंकि आप अभी 12वीं में हो और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम वगैरह भी आने वाले हैं? मेरा टाइम टेबल ये कि मैं 12 आवर यूपीएससी का देती हूँ और 12 आवर अपने 12th की स्टडी का देती हूँ। इसमें मतलब क्या है कि मेरा भी प्रैक्टिकल्स भी हैं, मेरा भी बोर्ड्स भी है, तो मैं ज़्यादा अपने बोर्ड्स में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो यूपीएससी में कम दे रही हूँ। तो आफ्टर बोर्ड्स मैं ज़्यादातर यूपीएससी में ही दूँगी। ओके, सो आपको क्या लगता है कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आने वाले हैं? मेरे एक्सपेक्टिव मार्क्स मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जितनी मेहनत करूँगी क्या पता उतने आते, क्योंकि एक्सपेक्टिव मार्क्स किसी को भी नहीं पता होता कितने आते हैं। सो मेरा यही है कि फ्रॉम बेसिक से मेरा एनसीईआरटी, मेरा सीबीएसई, सब यूपीएससी, ये सब मतलब कि ओके, सो कितना महीने हो गए आपको? मुझे अभी 1 वीक ही हुआ है। 1 वीक हुआ यूपीएससी की। तो कैसा लगा आपको यूपीएससी की जर्नी में जब आप आए हो? यूपीएससी की जर्नी में यही लगा कि अभी तो फ़िलहाल अभी बेस ही है, मुझे अभी थोड़ा मैं इंक्लूड नहीं हुई हूँ, बट एज अगर मैं अपने डीआईजी सर केवल खुराना सर को जब हम देखते तो ऐसा मोटिवेशन फील होता है, मोटिवेट मतलब फील होता है। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने एक ऐसा सही जो लाइन है वो सही लाइन चुनी है। ओके, सो कल को जब आप आईएएस ऑफिसर बनते हो तो क्या डेवलपमेंट के काम करना चाहोगे, या कौन सा फील्ड में ज़्यादा फोकस करोगे? मैं यही करना चाहूँगी, जैसे आजकल की जो जनरेशन है वो यही सोचती है कि जो ह्यूमैनिटी साइड है वो एक ऐसा लो साइड है बहुत, मतलब कि जिसमें जो है कि आगे जाके कुछ नहीं होगा। तो वो सारे सोचते हैं कि पीसीएम, पीसीबी या कॉमर्स जो ये स्ट्रीम है वो यही सब कुछ कर सकती है। तो मैं उन लोगों के मतलब कि जो थिंकिंग है वो ये उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनकी जो थिंकिंग है उनको ये बिलीव कराऊंगी कि जो ह्यूमैनिटी साइड है वो ही उसमें हम सिविल सर्विस, आईएएस, पीसीएस वगैरह निकल सकती है। और आज के अगर देखें तो जितने भी हैं जिन्होंने स्ट्रीम ले रखी है साइंस, वो कुछ नहीं है। ओके, सो आपको क्या लगता है कि करप्शन लेवल कितना बढ़ रहा है? क्योंकि अभी आप स्कूल में हो, तो अभी आपको स्कूल अभी आपने हाल ही में किया है, तो क्योंकि आपको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा यूपीएससी का, हालांकि अभी आपने कुछ ही टाइम पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन किया है, तो क्या लगता है आपको करप्शन लेवल कितने हद तक बढ़ गया है? करप्शन तो है, काफ़ी बढ़ा हुआ है करप्शन देखा जाए तो, पर यह है कि करप्शन ख़त्म हो सकता है अगर न्यू जनरेशन जो है वो ये ठान ले कि हमें ये नहीं करना है। जी, तो आप क्या करोगे करप्शन को रोकने के लिए, अगर हम बात करें? यह है कि मैं जहाँ भी पोस्टेड रहूँगा एज एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस, जी, तो जो मेरे अंडर होंगे, जहाँ मैं पोस्टेड होऊंगा, मैं वहाँ पहले वार्निंग दे दूँगा कि यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, करते थे तो हो गया पर अब नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये अप्रोच रहेगा कि मैं जहाँ पे मैं हूँ कम से कम वहाँ तो ना हो। ओके, सो कल को जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आप अपने गांव वालों के लिए क्या करोगे? ऐसे मतलब गांव वालों के लिए तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मिठाई मतलब बांट कौन सा क्या कार्डर मिल जाए आपको, कौन सा एरिया मिल जाए, ऐसा कोई स्पेसिफाई तो नहीं है मेरा। पर हाँ, जो मिलेगा बस वही गांव होगा अपना, जो गांव होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, जो एरिया मिलेगा वही अपना होगा, उसको ही डेवलप करेंगे। एजुकेशन वगैरह, जैसे कि इंडिया में इतने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पर फिर भी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। ओके, उसके आप कर सो सकते हैं। आजकल मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स को बोला जाता है कि करप्शन करने लग जाते हैं लोग, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? सर देखिए, हमारे पास कोई इसके लिए कोई रेलिवेंट डाटा नहीं है कि हम बोल सकें कि ऑफिसर्स ही करप्शन करते हैं। करप्शन तो कोई भी कर सकता है, बट हाँ, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि करप्शन नहीं है,
करप्शन बहुत हद तक है और हमारी जो न्यू यूथ जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इसको ख़त्म भी कर रही है। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं, जैसे कि हमें कोई भी सरकारी काम कराना हो, तो हमें हर जगह को तो रिश्वत देनी होती है। अगर आप किसी को थोड़ा सा भी पैसे का लालच दे दो तो वो आपका काम कर देता है, बट लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है करप्शन कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे क्या है कि एक लोग ऐसा है, मतलब कुछ पीपल्स ऐसे हैं जो अफोर्ड करते हैं, पैसा देना उनका काम हो जाता है, और बेचारे जो गरीब हैं वो सुबह से बैठे हैं, शाम तक उनका नंबर ही नहीं आ पाता। तो मेरे लिए तो करप्शन एक बहुत मतलब एक इकोनॉमी के लिए तो बहुत ही गलत है। तो मैं तो जहाँ मतलब इसमें सिविल सर्विसेज में आने के बाद मेरा करप्शन पे काफ़ी काम करने का मन है। और आप क्या काम करोगे करप्शन को रोकने के लिए? मेरा यही है कि जैसे आजकल ये जो पुअर और रिच का हो रहा है, कि जैसे कोई पुअर रिच जो है, मतलब कि आप जैसे देख रहे हो कि जैसे ट्रैफिक पुअर होता जा रहा है, रिच होता जा रहा है। इसके बीच में जो करप्शन है वो बहुत ही बढ़ रहा है, या गैप है, तो उसको ख़त्म करने का उसको काम ख़त्म करने का है। ओके, सो कल को जब आप IAS ऑफिसर बनोगे तो आपने क्या सोचा है कि ये जो करप्शन है, आपने अभी पहले बताया था कि मैं इस तरीके से ख़त्म करूँगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहोगे आप? पहले तो मैं कर पाऊँगा, जी। जब मैंने सोचा है तो कर पाऊँगा, और नहीं करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और I don't think- आप तो नहीं करोगे कहीं? नहीं, जब मैं लोगों को रोक रहा हूँ तो मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा, मैं सैलरी में खुश रहूँगा। यस, ओके। आई थिंक आजकल जो नई जनरेशन है, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, इंस्टाग्राम रील्स कह लें या फिर यूट्यूब पर, तो कहीं ना कहीं यूथ में अब करप्शन को लेकर अवेयरनेस है कि वो करप्शन नहीं करेंगे, कुछ देश के लिए करेंगे। ओके, सो अब हम आते हैं कि आप इस टाइम पे स्टडी किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि आप अभी कोचिंग वगैरह भी ले रहे हो, तो कोचिंग क्या कारण था कि आपने कोचिंग को अपने UPSC की जर्नी में सम्मिलित किया? देखिए, कोचिंग एक क्या होता है, कोचिंग में आप जाते हो तो आपको क्या एक डायरेक्शन मिल जाती है। वहाँ पे आपको टीचर्स आपको बताते हैं, हमें ये तो पता है कि ये पढ़ना है, बट हमें ये नहीं पता पढ़ना कैसे है। जैसे अगर हम बुक्स की बात करें, अब सबको पता है NCERTs पढ़नी है, पर जब तक हमें यही नहीं पता होगा हमें कौन सी NCERT और कैसे पढ़नी है, उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है और हमें आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में देना है एग्ज़ाम में बैठ के। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और मल्टीपल रिवीजन ही होने चाहिए, और वो हमें कोचिंग की हेल्प से और टीचर्स की हेल्प से ही पता लग सकते हैं। ओके, सो आपको अभी 1 वीक हुआ कोचिंग लेते हुए, तो क्या बेनिफिट नज़र आ रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में? मेरे को ये बेनिफिट आ रहा है कि जैसे अभी हमारी जो NCERT क्लास है वो स्टार्टेड हुई है, तो सर ने हमें एज अ बेसिक पढ़ाया है। तो उस बेसिक में क्या है, सर ने हमें बताया कि ये चीज़ें क्या क्या होती है। मुझे पढ़ने का ये पता लगा है कि NCERT में UPSC में पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना क्या है, तो मुझे ये पता लगा है। ओके, और आपको किस तरीके से हेल्प हो रही है UPSC की जर्नी में? तो सबसे पहले ये कि ये यहाँ पे पता चल रहा है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि बोला तो जाता है एवरीथिंग अंडर सन इज द सिलेबस ऑफ UPSC, तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे एक गार्जियनशिप है, एक तरीके से हमें पता चल रहा है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, लिखना 250 वर्ड्स जितने वर्ड्स में लिखना होता है कैसे लिखें उसे, कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करें, ये सब सिखाया जा रहा है। वो भी अभी इनिशियल लेवल से, स्टार्टिंग से सिखाया जा रहा है धीरे धीरे। तो ये हेल्प मिल रही है, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ अब अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो मेरा तो बेसिकली ये रहता है कि 2:30 बजे तक कॉलेज स्टूडेंट, 2:30 बजे के बाद ओके। तो आपको तो मालूम होगा कि आंसर राइटिंग की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेंस योर आंसर्स राइटिंग स्किल्स। तो आप आंसर राइटिंग जब करते हो तो उसमें क्या क्या फीचर डालने की कोशिश करते हो, जैसे कि माइंड मैप हो गया, फ्लो चार्ट्स हो गए? सबसे पहले तो जो पूछा है वो डालना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे करते हैं जो पूछा है वो नहीं डालते, लेकिन एक स्टोरी डाल देते हैं। ऐसा पहले तो आंसर जो पूछा है वो डालें, बेसिकली उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आप इस समय काफ़ी दुख में नज़र आ रहे हो, मुझे लग रहा है आपकी जर्नी सही से नहीं चल रही है, ऐसा है क्या? जर्नी बिल्कुल सही चल रही है, क्योंकि मैं कोचिंग इसलिए नहीं आया कि मतलब आपको पढ़ना मिल जाएगा या फिर ऐसा कुछ, जैसे बोलते हैं कि आपको इतनी बड़ी एक पेपर की तैयारी कर रहे हो आप तो कोचिंग आपको कंपलसरी है, नेसेसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। पर यहाँ पे आपको कोचिंग में क्या होता है कि आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है, क्योंकि सबको पता है कि जिसमें 3 स्टेजेस हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे बुक्स हैं, इतनी मोटी बुक्स हैं, सबको ये पता है कि पढ़ना क्या है।
पर मोस्ट ऑफ द पीपल को ये नहीं पता कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और तो वो आपको यहाँ बहुत डिटेल में समझाया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको जो, क्योंकि आपको आपके पास कितना भी हो, कितना भी आपको किसी के बारे में पता हो, आपको 250 वर्ड में लिखना है, मोस्ट मतलब 250 वर्ड में लिखना है आपको। फिर उसमें देखना पड़ेगा आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मतलब ऐसे सा नहीं छापना है आपको कि जैसे आप 11th-12th में इंग्लिश वगैरह के पेपर में आप मार्क्स के क्वेश्चन में आप पूरी स्टोरी सो आप लोगों की तरह बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स होंगे कि जो कि गांव से प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो कि अभी 10th में होंगे या फिर 11वीं या 12वीं में होंगे, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेंगे आप लोगों की? वो अब यूपीएससी करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन या अपनी स्टडी को लेकर चलें? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी एक छोटे विलेज से आता हूँ, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, तो मुझे भी इन सब वीडियो से ही हेल्प मिली। तो मैं उन सब बच्चों को और उन यूपीएससी एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगा, अगर उन्होंने ठान लिया है कि उन्हें यूपीएससी में ही जाना है, तो इधर उधर ना जा कर के अपना एक फोकस और डेडिकेटेडली प्रिपरेशन में लग जाएं। क्योंकि हम सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, पर तब तक कंपटीशन इतना बढ़ गया होगा कि जो लोग 12th से बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत आगे होंगे, वो रिवीजन भी कई बार कर चुके होंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा 11th-12th में है और उसने सोच लिया है कि मुझे यूपीएससी में जाना है, तो वो अभी से क्यों ना करे। ओके, आप कितने घंटे पढ़ते हो? सर, अगर घंटों की बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 10 या 12 घंटे, बट अपना टारगेट होता है। जैसे अगर ये सब्जेक्ट एनसीईआरटी है, अगर हमें आज 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करनी है तो वो करनी है, तो उसमें चाहे 2 घंटे लगे या 4 लगे। यस, ओके। सो फैमिली का क्या सपोर्ट होता है आपकी जर्नी में? मेरी फैमिली का ये सपोर्ट होता है कि एक ऐसा मतलब बहुत एंशिएंट पीरियड में ऐसा होता था कि वुमेंस के लिए कि उनका मतलब 15-16 एज में ना उनकी मैरिज हो जाती थी, शादी हो जाती थी। तो मतलब कि तब लड़कियों को क्या होता था कि उनका कोई सपोर्ट नहीं होता था, ना उनका बैकग्राउंड उनके फैमिली से होता था, ना आगे उनके हस्बैंड लोग से होता था। तो मैं मेरा फैमिली मुझे ये सपोर्ट करती है कि तुम एक ऐसी लाइन में जाओ, एक ऐसे सिविल लाइन में, यूपीएससी ऐसी लाइन में जाओ। मैं ऐसा यूपीएससी भी नहीं और वगैरह लाइन, जैसे डॉक्टरिंग, इंजीनियर, पायलट वगैरह बहुत सी लाइन है। तो ऐसे हाई पोस्टेड ऐसी लाइन में जाओ जाके तुम्हारे आगे कोई ऐसा मतलब कि तुम किसी के आगे घुटने ना झुको। तो मेरी फैमिली यही सपोर्ट करती है कि तुम अपना खुद का करो, खुद में अपने पैर में खड़े हो और कल जाके तुम किसी के आगे नहीं झुकोगे। ओके, सो आप लोग कौन से आईएएस या आईपीएस ऑफिसर से प्रभावित हो या फिर मोटिवेट हो? आपके कोई फेवरेट होंगे? सर, मैंने तो यूट्यूब पे एक देखी थी बी चंद्रकला मैम की वीडियो, जिसमें वो बहुत फेमस हुई थी कि उन्हें सड़कें उखड़वा दी थी। तो वो वैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट से थी। ओके, हाँ, वो उस टाइम शायद मेरठ या बुलंद या बिजनौर में पोस्टेड थी जिस टाइम उन्होंने ये किया था। तो न्यूज़ पे आया था, तब मुझे लगा था कि वाकई आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स में बहुत दम होता है, वो कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं अगर वो करें तो। ओके, और आपके कौन से हैं? सर, मेरे तो यंगेस्ट है जो कि सफ़ीन हासम है सर। और देखा जाए प्रेजेंट में तो जो हमारे जो डीआईजी सर है हमारे, केवल सर, उनको देख के तो और ही ज़्यादा मोटिवेट, क्योंकि वो फेस टू फेस है, उनको देख कर तो और ही ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है जी। तो सफ़ीन हासम है, वो बहुत यंगेस्ट है, तो उनको देख के तो मुझे ये लगता है कि मैं भी एक ऐसा यंगेस्ट हूँ जो यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे भी होना चाहिए। मैं करना चाहता हूँ। ओके, और आपके? मंगेश घिल्लियार। ओके, ये उत्तराखंड से ही है वो जी। अभी तो पीएमओ में, पहले टिहरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, अब तो पीएमओ में। बिल्कुल, मैंने भी सुना उनके बारे में, काफ़ी अच्छे। और आपके कौन से फेवरेट हैं? जी सर, दीपक रावत सर। दीपक रावत सर इज़ अ सुपरस्टार या स्टार कह सकते हैं। हाँ सर, आप ऐसा बोल सकते हैं। मतलब सर की मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, जैसे कि वो इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, तो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि आप अगर चाहें तो हाँ सर, अगर आप चाहें तो मतलब एक आईपीएस या आईएएस ऑफिसर चाहे तो डिस्ट्रिक्ट को पूरा चेंज कर सकता है जी। ही हैज़ द पावर। ओके, सो गाइस, अभी मैं था गेम चेंजर आईएएस पीसीएस एकेडमी में, जो कि देहरादून में है। और यहाँ पर ये स्टूडेंट्स फाउंडेशन कोर्स होता है जो कि 3 इयर्स का होता है, जो कि यहाँ पर ये 12th में है और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इनके जो अब अगले फाउंडेशन बैच हैं वो 15 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं, और कुछ
जो बैचेस हैं वो आफ्टर बोर्ड रिजल्ट के बाद या बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होंगे, मे बी जून में, जो सर ने बताया मुझे। और इनके जो साइट के लिंक हैं या फिर इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जो गेम चेंजर IAS PCS एकेडमी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप अगर इनरोल होना चाहते हो तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।